आरक्षण को लेकर ढेर सारा अपने दिमाग का जहर फुफकार के फेंक दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उस बिंद्रा या उसके विचार के लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इस समय आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी की है और उनका कहना है कि जो शूद्र है वो शासन करने के लायक नहीं होता है, वो हमेशा वन डाउन रहेगा। यही उसकी स्क्रिप्चर से ऑर्डेंड पोजीशन है, शास्त्रों से निर्धारित उसकी एक पोजीशन है, और इस वजह से वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता और नेता तो वो कतई नहीं हो सकता। अभी कोई कह सकता है कि 21वीं सदी में, देखिए जब जहाँ पर मैं हूँ ये हॉलीवुड का इलाका है, कलवर सिटी बिल्कुल पास में यहाँ पर है, जहाँ से एक तरह से हॉलीवुड का स्टूडियो मूवमेंट शुरू हुआ था। और पीछे कलवर होटल है, क्रिसमस की तैयारियां आप देख रहे हैं, मैं अपने चारों तरफ ढेर सारी सजावट देख पा रहा हूँ। ऐसे समय में जब दुनिया एक ऐसे समय में जा रही है जहाँ पर सबको साथ लेकर डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन का देश है अमेरिका, कोई संस्थान नहीं है, मैं इस समय किसी ऑफिस में नहीं घुसूंगा और उसमें ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स और एशियन न मिले, अगर 20-25 लोग हैं तो ऐसा शायद नहीं हो सकता है। ऐसे समय में जिस समय का अफर्मेटिव एक्शन की इतना चेरिश किया जा रहा है, डाइवर्सिटी को इतना चेरिश किया जा रहा है, उसमें भारत में एक आदमी उठता है और वो ये कहता है कि शूद्रों को राज करने का अधिकार नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर सकता है, उसको निर्देश देना पड़ता है तब वो कोई अच्छा काम कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉडर्निटी के खिलाफ एक आइडिया है। तो चूंकि क्रिसमस का माहौल है तो मैं आपको और ख़ास करके बिंद्रा को एक उदाहरण के ज़रिए चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। इस समय सारी दुकानों में यहाँ पर केक मिल रहा है। अभी एक केक एक आदमी खरीद कर लाता है, मान लीजिए केक। अभी इस केक को उसको मान लीजिए 10 लोगों के बीच बाँटना है। केक को बाँटना है तो ये हो सकता है कि वो अपने अपनों को दे दे, या हो सकता है कि 10 पीस बनाए और सबसे बड़ा पीस अपने लिए ले ले। तो यहाँ पर एक स्वार्थी व्यक्ति सामने आता है, जो कि दुनिया में हर व्यक्ति है या होना भी चाहिए, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। कोई व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थ में कोई समस्या नहीं है, होना चाहिए। उसके उससे दुनिया बनी है कि मुझे चाहिए, मैं और अच्छा करूँगा, मैं और तरक्की करूँगा, मेरे बच्चे तरक्की करेंगे, मेरा घर बड़ा होगा, मेरी गाड़ी सुंदर होगी, मेरे कपड़े अच्छे होंगे, मेरी कंपनी बड़ी होगी। इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाया। लेकिन न्याय सिद्धांत क्या कहता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहता है? मुझे एक केक बांटना है, 10 लोगों में बांटना है, और मैं उसको कैसे बांटूं, इफ दिस इज द क्वेश्चन। इसके बाद, इस प्रश्न के बाद कोई आदमी अगर न्याय के तहत सोचेगा तो वो सोचेगा कि सबको मिलना चाहिए और मुझे थोड़ा अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति को अगर उस केक को बांटने के लिए दिया जाए कि 10 भागों में बांटो, और तुम्हें पता नहीं हो कि तुमको कौन सा टुकड़ा मिलेगा, ये एक रैंडम तरीके से बाद में तय होगा, तब क्या उसके केक बांटने का तरीका बदल जाएगा? तब भी क्या वो एक केक का टुकड़ा बहुत बड़ा बांटेगा और एक केक का टुकड़ा बहुत छोटा बांटेगा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसके पास ऐसी स्थिति आएगी कि एक संभावना या एक आशंका रहेगी कि उसको सबसे छोटा टुकड़ा मिले, तो वो कोशिश करेगा कि केक को बराबर बराबर बांटे, क्योंकि कोई भी हिस्सा उसके हिस्से में आ सकता है। ये पॉलिसी मेकिंग का वो सिद्धांत है जिसको कि जॉन रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन ये है कि आदमी स्वार्थी होता है, सेल्फिश उसमें वो होता है, लेकिन अगर उसको अपने बारे में और लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा पैदा हुआ है, दिमाग उस समय उसका साफ है, उस समय उसके पास ये अधिकार आए कि उस केक को बांटे, वो कैसे बांटेगा? यहाँ से न्याय सिद्धांत शुरू होता है। ये न्याय का सिद्धांत है और इसके लिए मनुष्य को ये मानना पड़ेगा कि वो लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण है, तभी इसका मतलब है। वरना ये हो सकता है कि मैं एक शहरी व्यक्ति हूँ और मेरे पास इंटरव्यू के लिए 10 स्टूडेंट्स आए, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, और उन सबसे मैंने ये पूछा कि मॉल में इस समय कौन कौन से नए स्टोर्स खुले हैं,
अभी मैंने सबसे पूछा, कहने को तो इक्वलिटी दी मैंने, लेकिन दरअसल मैंने एक रूरल बैकग्राउंड के बच्चे के साथ अन्याय कर दिया, क्योंकि वो हो सकता है मॉल में गया नहीं। तो ये न्याय हुआ। इतनी सी बात समझने के लिए उस जो बिंद्रा नाम का बंदा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप जब चीज़ों को तय कर रहे हैं तब आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिस व्यवस्था में आप सबसे पीड़ित हो सकते हैं। अगर भारत में एक व्यक्ति कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसको मानना चाहिए कि उसको ये सोच के बनाना ही नहीं चाहिए कि वो सवर्ण है, बल्कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी पोजीशन इस समाज में कहीं पर भी हो सकती है, और कहीं पर भी होगी तो क्या वो न्यायपूर्ण मैं उसके लिए हूँ। मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा, क्या मेरा जन्म, अगर मान लीजिए वो बच्चा है, उसने एक पॉलिसी बनाई, एक अभी पैदा हुए बच्चे ने पॉलिसी बनाई, और वो बच्चा मान लीजिए कि दलित परिवार में प्लेस होता है, तो क्या उसके साथ न्याय हो पाएगा? अगर वो ये सोचेगा ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस का इस्तेमाल करेगा, मैं अपने को एक ऐसे पर्दे के पीछे डाल रहा हूँ जहाँ पर मुझे कुछ नहीं मालूम और मुझे एक नीति बनानी है, तब शायद मैं सबसे अच्छी, सबसे न्यायपूर्ण नीति बना पाऊंगा। हालांकि इस थ्योरी का एक क्रिटिक भी है, जॉन रॉल्स की थ्योरी का, कि हिस्टोरिकल जो इनजस्टिसेस हैं उसका शायद यहाँ पर निदान नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो हिस्टोरिकली कल्चरल कारणों से, शास्त्रीय कारणों से, धार्मिक कारणों से पीछे हैं, उनके लिए आपको अफर्मेटिव एक्शन देना है। ये अगर आप करते हैं तब आप एक समाज को न्यायपूर्ण बना पाएंगे। तो ये दो आइडियाज, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसको आप बहुत गौर से, मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है कि मैं एक नीति बनाऊं, और मेरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि मैं सबसे डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में भी अगर हूं तो वो नीति मेरे लिए काम करे। तब वो नीति, तब वो न्याय, तभी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, वरना वहाँ पर न्याय नहीं हो रहा है। तो एक तो मेरे जो पूरा बातचीत है उसका एक हिस्सा तो ये है कि आपके मन में न्याय का विचार होना चाहिए, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है कि स्टेट को मैं अपने कुछ राइट्स सीड कर रहा हूँ, बदले में मेरे लिए स्टेट एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो सबके लिए और सबसे वंचित के लिए भी उपयोगी पॉलिसी के तौर पर काम आए, तभी वो पॉलिसी। एक तो ये है। दूसरा, जो एक शास्त्रीय व्याख्या दे रहे हैं बिंदा की, हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहाँ पर चीज़ें बिगड़ गई, वरना सब कुछ अच्छा है। वो गीता का एक श्लोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्ण विभाग से। अभी सवाल ये है कि गीता का जो 18वां अध्याय है वो हो सकता है कि एडेंडम हो, क्योंकि वो गीता के बाकी सिद्धांतों से उसमें बहुत फर्क है। और गीता का 18वां अध्याय जाति व्यवस्था को बहुत ठोस रूप से स्थापित करता है और बताता है पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपके इस समय आपकी स्थिति तय होगी। गीता का जो कर्म फिलॉसफी है वो इस जन्म के कर्मों का सिद्धांत नहीं है। आपके पिछले जन्मों से आप, यू आर ऑर्डेन्ड टू a certain position which is your fixed position and you have to work according to that position, that is the कर्मा फिलोसफी। तो ये जो कर्मा फिलोसफी है ये अपने आप में मॉडर्निटी का निषेध है, और इसका कोई मतलब ऐसे है नहीं। लेकिन अगर ये है भी तो गीता के का जो उपदेश दिया गया वो कुरुक्षेत्र में दिया गया, आपको मालूम है, उनके मैदान में। और उस समय कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उस पूरे मैदान में उस समय आसपास कोई नहीं है, कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, एक तीसरा व्यक्ति है जो लिख रहा है। वो मुझे लगता है एक दुष्ट व्यक्ति रहा होगा, जिसने कि जो गीता का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं उसको उसने सही से ही नहीं लिखा होगा। वरना कृष्ण खुद गोपालक हैं, गोपालक परिवार में उनका लालन पालन हुआ है। वो कर्म करने वाली जातियों को तीसरे पोजीशन में क्यों प्लेस करेंगे? मुझे अगर जाति बनाने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी जाति को सबसे नीचे क्यों प्लेस करूंगा? इसका मतलब है कि गीता का उपदेश कुछ और रहा होगा और वेद व्यास ने इसको कुछ और लिख दिया होगा। वरना मैं मान नहीं सकता हूँ कि एक गोपालक समुदाय का व्यक्ति गीता को उपदेश देगा और गोपालक समुदाय को वो तीसरी कैटेगरी में प्लेस कर देगा।
ये संभव नहीं है। और पूर्ण कर्म विभाग के साथ अगर वर्ण व्यवस्था थी, मान भी लेते हैं एक मिनट के लिए कि वो पूर्व जन्मों का फल वगैरह नहीं था, जो इसी जन्म में जो कर्म करेगा उसको उसके हिसाब से जाति अलॉट होगी। तो ये अलॉटमेंट कब होता है? बिंद्रा का की जो कास्ट अलॉट हुई वो बिंद्रा के जन्म के दिन हुई थी, या बाद में उसकी कोई परीक्षा हुई थी उनके गुण और कर्मों की और उसके बाद उनका कास्ट अलॉट हुआ? कैसे हुआ था? इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद ये एक बड़ा सवाल है कि जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि वो तो जी बहुत गुण कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था और बाद में ये पतित हो गया, तो किसने पतित कर दिया? और इस पतन का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो अगर गुण कर्म के विभाग से कोई सिस्टम होता था, पहले सारे लोग जब 10 या 12 साल के हो जाते थे तब एक पूरे देश में एक परीक्षा होती थी, उसके बाद सबको अपनी अपनी जाति अलॉट की जाती थी। अगर ये एक सिस्टम था, मान भी लेते हैं, या 18 साल का होने के बाद सारे लोगों की परीक्षाएं होती थी और अलग अलग जातियां अलॉट की जाती थी गुण और कर्म के हिसाब से, अगर ये सिस्टम था भी, तो ये सिस्टम बदल कैसे गया? और इस बदलने के बाद किसने खुद को सबसे ऊपर रख लिया? फिर तो कास्ट सिस्टम का दोषी उसी को मानना पड़ेगा ना। ये तो हो नहीं सकता है कि दलितों ने कास्ट सिस्टम बनाया और खुद को कास्ट सिस्टम से बाहर रख लिया, बाह्य बन गए, पंचम बन गए, अछूत बन गए, या शूद्रों ने, पशुपालकों ने, किसानों ने जाति सिस्टम बनाया और खुद को तीसरे पोजीशन पर रख लिया, या इवन क्षत्रिय लोग क्यों खुद को अगर कास्ट सिस्टम बनाएंगे तो सेकंड पोजीशन में अपने आप को रखेंगे? कास्ट तो हायरार्की का सिस्टम है ना, ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम है, तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी में नीचे प्लेस होने वाले व्यक्ति जाति नहीं बना सकते, उसको बनाया फिर ऊपर से ही किसी ने। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभिनव सॉरी गौरव बिंद्रा जो हैं, या जो भी उनका नाम है, सौरभ या गौरव जो भी है, वो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। वो शास्त्रों का नाम लेकर एक पुराने सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं, वो अपनी प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से वो इस तरह की गलत बात कर रहे हैं। अब के समय में संभव नहीं, सोशल मीडिया का टाइम, हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी चर्चा कर रहा है, चीज़ों को समझता है, बात करता है। कैसे संभव है कि बिंद्रा की बात लोग मान लेंगे कि शूद्र नेता नहीं बन सकता है भारत में? इसका मतलब कि फुले साहू महाराज इन सब का कोई मोल नहीं है, शूद्र जातियों से रहे हैं। बाबा साहब ने हुगर सुधराज में लिखा है कि आधुनिक युग के सबसे महान शूद्र ज्योतिबा फुले, क्या उनमें नेतृत्व का गुण नहीं था? उनकी बनाई हुई देखिए कितनी सारी चीज़ें आज की तारीख में चल रही हैं। स्त्रियों की शिक्षा उन्होंने शुरू कराई, आज की तारीख में सारी स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं। क्या उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है उनमें? या क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं? कामराज नाडर ने मिड डे मील शुरू कराई, आज सारा देश इस मिड डे मील चला रहा है। करुणानिधि को देखिए, पूरे देश में सबसे औद्योगिक राज्य उन्होंने बना दिया तमिलनाडु को। कोई क्या उनमें गुण नहीं है? शरद पवार शूद्र जाति के, देखिए आप पूरे किस तरह से शुगर इकॉनमी उन्होंने खड़ी कर दी महाराष्ट्र में, और कोऑपरेटिव सिस्टम, और किस तरह से पुणे और बारामती से लेकर आसपास के इलाके का डेवलपमेंट देखिए। तो में गुण नहीं है का क्या मतलब है? या इवन नरेंद्र मोदी, क्या मतलब उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है? उनकी पॉलिसी से बहुत विरोध हो सकता है, बहुत सारी पॉलिसियाँ उनकी गलत हैं भी, खास करके सांप्रदायिक मामलों में बीजेपी की कड़ी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन क्या उनमें नेतृत्व गुण नहीं है? बिंद्रा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बकवास है ये बंद होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आरक्षण के खिलाफ बोलने को हेट स्पीच में अब इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज में कटुता फैला रहा है। आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय सहमति है, संविधान में इस पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी है, संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था, आम राय से 16-4 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि शिक्षा और नौकरियों वगैरह में आरक्षण के प्रावधान आए हैं जो वहीं से निकले हैं, और इसमें जो भी पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर एक आम सहमति है, कोई दल इसका विरोध नहीं करता है, पूरी संसद इस पर एक मत है। ऐसे समय में कुछ लोग अगर आरक्षण को लेकर नफरत फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं नितिन मेश्राम साहब, उनका ये आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, और उनके इस राय से मैं सहमत हूँ कि आरक्षण के खिलाफ जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उसको हेट स्पीच में इंक्लूड करके कार्रवाई होनी चाहिए, और बिंद्रा को निश्चित रूप से हेट स्पीच के तहत उन पर केस करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसकी इस समय मेरे ख्याल से सख्त जरूरत है। तो आप सबको नए वर्ष, क्रिसमस और त्यौहार के इस मौसम की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड में अब इस समय हमारे यहाँ पिकनिक का सीज़न शुरू हो जाएगा, सारे लोग पिकनिक पर जाएंगे और ढेर सारा मुर्गा और बकरा कटेगा और लोग खाएंगे पिएंगे। अच्छा समय है, मौसम भी अब धीरे धीरे ठीक होने की तरफ जाएगा। हालांकि इस समय बहुत ठंड होगी दिल्ली वगैरह में, लेकिन कई देश के हिस्सों में इस समय बहुत धूप खिली हुई होगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।